बस्तर में लगभग 4 दशक से नक्सलवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ी जंग चल रही है। लगभग हज़ारों की संख्या में, मतलब 50 से 60 हज़ार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। ऐसे में होता क्या है कि कई बार जवानों से कई बार गलतियां हो जाती हैं। कई बार पुलिस के द्वारा जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं, इस पे चूक हो जाती है। कई बार ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि पुलिस उनके ऊपर बर्बरता से उनके साथ व्यवहार कर रही है। कई बातचीत होती है। तो ऐसे में एक पुलिस अधिकारी किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ चलाया जा रहे ऑपरेशन को हैंडल करे, एक पुलिस अधिकारी क्या सोचता है, ऐसे कई मुद्दे हैं। आम आदमी के जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। कई दिनों से सोच रहा था कोई बड़ा अधिकारी मिल जाता तो उससे बातचीत होती, खुलकर बातचीत होती। तलाश बहुत लंबी थी, आज पूरी हुई है। एक बड़े अधिकारी आज बस्तर टॉकीज में अपना एक कीमती समय दे रहे हैं। आर.के. विज साहब हैं और आर.के. विज साहब एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं। तो सर से ही पूछते हैं, सर से 2-3 सवाल भी हैं उनसे रिलेटेड पर्सनल सारी चीज़ों पे एक थोड़ी सी लंबी बातचीत होगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो एक सवाल ये थोड़ा सा कि मेरे दर्शकों को बता दें, मैंने आपका नाम काफ़ी सुना है, आर.के. विज। आर.के. का फुल फॉर्म भी है क्या सर कुछ? राजेंद्र कुमार विज। अच्छा। असल में क्या है, मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ बहुत लंबे समय से, लेकिन मैं आपको आर.के. विज कभी मैंने सर्च करने की कोशिश भी नहीं की कि आर.के. विज में आर.के. का फुल फॉर्म क्या है। राजेंद्र कुमार विज। सर, आप किस पद से रिटायर हुए, थोड़ा सा बता देंगे? मैं डीजी पद से रिटायर हुआ हूँ। स्पेशल डीजी टेक्निकल सर्विसेज प्लानिंग प्रोविजनिंग था और लास्ट मंथ में एफएसएल और प्रोसिक्यूशन का चार्ज मेरे पास था। जी सर, बस्तर टॉकीज़ में दरअसल हमारी जो पॉइंट रहता है, सेंटर, बातचीत का केंद्र बस्तर ही रहता है। घूम फिर के कहीं भी चले जाएं तो हम बस्तर पे ही बातचीत करते हैं। आप बस्तर में लंबे समय तक आईजी भी रहे। नक्सलवाद से भी बातचीत में आपने बताया कि 10 साल तक तो आप सीधे ही जुड़े रहे और रिटायर होने के बावजूद भी आज आपका इंटरेस्ट बना रहता है। क्या देखते हैं सर, जब आप बस्तर में थे और अभी उस समय के जो नक्सलवाद और नक्सल मूवमेंट है, कितना फ़र्क आया है? देखिए, काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने खुद देखे हैं इसमें। मेरा ऐसा मानना है कि जब नक्सलबारी में शुरू हुआ था, तब यद्यपि यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं था, केवल कुछ इम्पैक्ट जैसे होता है कुछ इलाकों में, उस प्रकार का था। वहाँ कश हुआ, फिर ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ। तो आंध्र प्रदेश में जब कुछ गुरिल्लास, कुछ दलम यहाँ भेजे गए, तो तब इसको रियर सेक्टर के रूप में यूज़ किया गया कि मेन ऑपरेशन जो है वो तेलंगाना एरिया में होंगे और जब ऑपरेशन होंगे, भागने छिपने की जगह तलाशनी होगी तो वो बस्तर होगा। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई, ये इलाका प्रभाव में आने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसको भी जोन के रूप में विकसित कर लिया गया बहुत जल्दी, और 90s में या 95 में ये एक इंडिपेंडेंट जोनल कमेटी का निर्माण हुआ और जोन बन गया। तो इनिशियल कुछ वर्षों में इसका मिलिट्राइजेशन बहुत सीमित था, लेकिन सलवा जुडूम एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। उस पर भी बहुत मैंने सुना कि कई लोग बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कोई बोलते हैं कि स्वफूर्ति वाला आंदोलन है। तो मेरा मानना है कि मैंने भी इस पे काफ़ी जानने की कोशिश की कि ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। तो काफ़ी हद तक ये अपने आप स्टार्ट होने वाला आंदोलन था, जो जितना रिसर्च मैंने किया। लेकिन ये जब ये शुरू हुआ और नक्सलियों को लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है, वो अटैक करने लगे, तो प्रशासन शासन की जिम्मेवारी बन गई कि ये सुरक्षा प्रदान करें। तो जब सुरक्षा दी जाने लगी तो इस प्रकार से एक दुष्प्रचार, मैं कहूँगा, हुआ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जबकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्चुअल में नहीं था, शुरुआत में नहीं था। क्योंकि कुछ घटनाएं हैं जो शुरू हुआ था, किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ और कब से, कुछ कारण क्या होता है कि कोई भी समस्या जो होती है, एक होते हैं लॉन्ग टर्म उसके कॉजेज़ होते हैं जो धीरे धीरे एकत्रित होते जाते हैं, कम्युलेट होते हैं। कुछ होते हैं ट्रिगरिंग इवेंट्स रहते हैं कि अचानक कुछ होता है जिससे वो उभर के बाहर चीज़ आती है। तो दोनों कारण थे। इसलिए ये कहना कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था क्योंकि लॉन्ग टर्म रीजंस रहते हैं, तो ये बिल्कुल उस प्रकार का नहीं था। लेकिन ये सरकार उससे जुड़ी क्योंकि व्यवस्थाएं करनी थी, तो कुछ हद तक उसको सपोर्ट, सिक्योरिटी सब देने के लिए इनिशियली कैसे हैंडल किया जाए, उसमें भी कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं।
जब शुरुआत करनी होती है, टैकल करना होता है, उस समय कुछ निर्णय लिए जाने होते हैं जिसको बाद में एनालाइज किया जाता है ये सही थे या गलत थे, लेकिन उस समय निर्णय लेने होते हैं तो वो निर्णय क्रिटिसाइज होते हैं बार बार। तो ये उस समय क्या हुआ कि जब सोसाइटी में थोड़ा बिखराव हुआ, कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ऐसा पॉइंट आ रहा है कि या आप जुड़ जाइए हमारे साथ या आप उधर या इधर, ऐसी बात होने लगी। तो नक्सलियों को एक रिक्रूट करने का बहुत बड़ा सोर्स मिल गया। तो उस समय नक्सलियों की जो संख्या थी वो काफ़ी बड़ी, रिक्रूटमेंट उनका बहुत बड़ा, उससे पहले बहुत सीमित था। जब रिक्रूटमेंट बढ़ा तो काफ़ी उन्होंने अटैक भी हुए, उस समय हथियार लूटे गए, बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई, ड्रोनी बदली भी हुआ। मैं स्वयं आईजी था उस समय, तब भी बड़ी घटनाएं बाद में भी हुई। तो रिक्रूटमेंट हुआ और वेपन्स काफ़ी उन्होंने सीज किए, तो उससे जो उनकी मिलिट्री शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ी। लेकिन स्टेट का रिस्पॉन्स रहता है, फोर्सेस को लाना, नई भर्तियाँ करना, ट्रेनिंग देना, सब में थोड़ा समय लगता है। तो धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट का अपर हैंड स्टार्ट हुआ। तो ये 2010 के लगभग स्टेबिलिटी आ गई, 10-12 में आकर फिर ये नीचे जाने लगा और धीरे धीरे लड़ाई जो है वो कंट्रोल में होने लगी। दूसरा, इससे पहले कि कोई और हम नतीजे तक पहुँचें, एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई गुरिल्ला लड़ाई है, ये कोई सिमेट्रिक वॉर नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। एक आदमी, दो आदमी ब्लास्ट कर सकते हैं, एम्बुश कर सकते हैं और 30, 40, 50, 60 लोग हाथ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतनी फोर्स है, नक्सली इतनी कम संख्या में है, क्यों नियंत्रण नहीं होता। वो इसलिए नियंत्रण नहीं हो पाता, कठिन होता है उनसे, कि वो एसिमेट्रिक वॉर है और वो एक्सप्लोजन्स कर सकते हैं जो पुलिस डेफिनेटली नहीं कर सकती। वो पकड़ के सीधा मार सकते हैं, उनकी जन अदालतों का जो प्रारूप है वो सबको मालूम है किस प्रकार से वो काम करती हैं। जो शासकीय संस्थाएं ऐसा नहीं कर सकती, उनको कानून से चलना पड़ता है। जिस गलतियों की आप बात कर रहे थे उसकी बात हम करेंगे, लेकिन फिर भी रूल ऑफ लॉ है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए लड़ाई थोड़ी कठिन रहती है, उसको नियंत्रित लीगल ढंग से करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये गुरिल्ला लड़ाई जो है, ये नेचर है वॉर का, जो समझना ज़रूरी है। ये कई जगह मोबाइल वॉर के रूप में भी बदला, अर्थात मोबाइल वॉर उस इलाके में संचालित माओवादी करते हैं जहां सुरक्षा बलों की उपस्थिति नहीं है या बहुत कम है। जहां एक पॉइंट के बाद जहां नहीं उपस्थिति, उस इलाके उनका एकत्रित होना, बिखर जाना, फिर से इकट्ठा हो जाना, बड़ा अटैक कर देना, ये आसान होता है। उसी को मोबाइल वॉर कहते हैं। रानी बोदली से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था। तो पुलिस को क्या ज़रूरी है कि उनके इस प्रकार के क्षेत्र को सीमित करे जहाँ ये स्वतंत्र रूप से घूम पाते हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ सुरक्षा बल नहीं है, वहाँ किस प्रकार से या सुरक्षा बलों को और तैनात किया जाए, या अपनी पहुँच वहाँ तक इतनी सुरक्षित और इतनी टेक्टिकल मूवमेंट हमारा इतना अच्छा हो कि हम ऑपरेशन करके सफलता प्राप्त करें। तो नेचर ऑफ वॉर हमने देखा कि गुरिल्ला, मोबाइल वॉर, फिर उसको सीमित करते हुए वापस वहाँ लाना, उनके क्षेत्र को सीमित करना, उनके रिक्रूटमेंट को सीमित करना। तो ये सारे उतार चढ़ाव मैंने स्वयं देखे हैं। और अच्छा सर, आप बस्तर आईजी कब रहे? मैं 2006-7-8 में, मतलब जो सलवा जुड़ूम का जो पीक टाइम था। हाँ, जो पीक टाइम था, उस समय बाकायदा रिलीज भी होती थी, सभाएं भी होती थी। तो वो समय था जानने की हमको जानने का मौका मिला और उससे कैसे इस चैलेंज से निपटना है। जितनी भी स्कीम्स बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी, स्टेट की बनी, वो उसी दौरान बनी। मुझे याद है यूनियन होम सेक्रेटरी भी यहाँ विजिट पे आए और उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि क्या करना चाहिए। तब उस समय जो हमारे भवन होते थे, इवन वो भी सुरक्षित नहीं होते थे। जो पेरीमीटर सिक्योरिटी, आज कंसर्टिना वायर की बात करते हैं, ना जाने कितनी चीज़ों की बात करते हैं। फाइनेंशियल पावर बहुत सीमित थी, सुरक्षा के साधन बड़े सीमित थे। तो ये धीरे धीरे ये बढ़े, जब ये बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो समस्या पर नियंत्रण पाने में आसानी हुई। सलवा जुड़ूम पे काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सलवा जुड़ूम पे बातचीत होनी चाहिए, और बहुत आश्चर्यजनक है कि आप उस समय बस्तर आईजी रहे। मतलब कुल मिला के सलवा जुड़ूम जिस इलाके में था, पूरा कमांड आपके हाथ में थी। क्या लगता है सर कि सलवा जुड़ूम में कुछ गलतियां हुई? मतलब जो बेकसूर थे वो ग्रामीण भी मारे गए किसी वजह से? मैंने बताया आपको, उस समय क्योंकि पुलिस की स्ट्रेंथ बड़ी सीमित थी और सुरक्षा बल केंद्र से भी नहीं पहुंचे थे। तो उस समय पुलिस एक्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर का एक प्रावधान है। तो उसमें उस प्रावधान का उपयोग किया गया और वो एसपीओस को भर्ती किया गया। कुछ जो युवा लड़के थे, जो उत्साहित थे उस समय, उनको कुछ ट्रेनिंग दी गई और उनको एसपीओस के रूप में रखा गया।
तो एसपीओस कुछ समय के बाद थोड़ा विवादित होने लगे कि उनको जितना प्रशिक्षण देना चाहिए था, उनको ह्यूमन राइट्स और लीगल जो पेचीदाई थे उनका ज्ञान इतना नहीं था, तो कुछ संस्थाएं उसके विरोध में गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आंदोलन गलत है, मैं उस बात से तब भी सहमत नहीं था, मैंने उसके खिलाफ लिखा भी था। चंद लोग गलत हो सकते हैं, जिन्होंने गलतियाँ की वो गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई आंदोलन एज सच पूरा गलत हो वो मेरी हिसाब से ठीक नहीं था। शायद सलवा जुडूम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसको हैंडल किया गया, पूरी बातें कोर्ट ठीक से अप्रिशिएट मुझे लगता है हम कराने में सफल नहीं हुए। तो मैं गलतियां नहीं कहूँगा। मैंने जैसे पहले कहा कि जब निर्णय लेना होता है ऑन द स्पॉट, वो निर्णय बाद में क्रिटिसाइज़ करना आसान होता है, लेकिन उस समय जब लोग बाहर आए तब सुरक्षा बलों की सीमित संख्या को देखते हुए एसपीओस भर्ती किए गए। बाद में फिर उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी हुई, उनको असिस्टेंट कांस्टेबल के रूप में लिया। फिर वैसे आज वही शायद डीआरजी में भी है। आज डीआरजी में भी हैं। आज दूसरे सिपाही भी काफ़ी हो गए। हमने डीआरजी अपनी स्वीकृत भी की शासन ने, और 200 का बल पूरे ज़िलों में, काफ़ी सदन के ज़िलों में सैंक्शन किया ताकि एसपी के पास वो बल हो, केंद्र के बल भी बढ़े, एसटीएफ की संख्या भी बढ़ी। तो वो जो एसपीओस का जो इनिशियल एक दौर था, जो मैंने बोला कि जो तत्कालिक कुछ निर्णय लेने होते हैं, तो वो कभी कभी कटघरे में आते हैं, तो उसको हैंडल किया गया, एक्शन भी लिए गए, एसपीओस के खिलाफ केस भी रजिस्टर हुआ अगर किसी ने गलती की तो ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा डिफेंड कर रहे हैं। अगर कोई गलती की है तो उसकी कार्रवाई भी हुई उसके खिलाफ। बताया जाता है सर कि जब सलवा जुडूम की रैली कहीं निकलती थी, जो बात आपने पहले जिक्र किया कि या तो आप इस तरफ आ जाइए या उस तरफ चले जाइए, नक्सलियों को फ़ायदा हुआ इससे। उनकी जो भर्ती की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, उनके जो वो है। और बताते हैं कि जो सलवा जुडूम की रैली निकलती थी तो लोगों को जिंदा काट दिया जाता था, मार दिया। क्या वाकई में ऐसा हुआ था उस समय? आपको क्या लगता है? आज तो आप रिटायर हो गए। नहीं, मैं जो चीज़ का विटनेस रहा हूँ वो मैं बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ, जो सुना था। ऐसी कोई चीज़ जिस प्रकार से आपने बोला ओपनली कुछ हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। कुछ घटनाओं की बातें हुई कि जब रैलीज गई, और चाहे नक्सलियों ने कई जगह पहले अटैक किए या इधर से कहा गया तो उधर से रिएक्शन किस प्रकार का हुआ, तो वहाँ कुछ फायरिंग हुई, कुछ लोग मारे गए, लेकिन वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, उनमें केस रजिस्टर हुए, उनमें कार्रवाइयाँ हुई। तो अगर ऊपर नीचे हुआ भी सही कुछ, तो उस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं बाकायदा रिकॉर्ड में, और मैं उस पर मैं सामान्यतः लिखता भी रहा हूँ उसके ऊपर, और यस कार्रवाई हुई है। सर, आपने कहा कि कुछ एसपीओ उन्हें जो पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया गया था और उनकी गलतियां भी थीं, लेकिन आंदोलन गलत नहीं था, पूरे आंदोलन को जिस तरह से तो क्या लगता है कि सलवा जुडूम अगर उसी तरह जारी रहता है तो आज नक्सलवाद ख़त्म हो जाता है? क्योंकि शायद 2012 में बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि क्या होता तो क्या होता है कि नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी उनको लगा कि दूसरा पक्ष स्ट्रॉन्ग होने लगा तो उन्होंने अटैक्स किया। क्या है कि किसी को भी मारना, भय का माहौल बना देना, जन्नत लाना आसान होता है, और हर आदमी लड़ाई लड़ नहीं सकता। ये लड़ाई लड़ना ये तो प्रशासन का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि अगर कोई हथियारबंद कोई बैंड संस्था काम कर रही है तो उस पर कार्रवाई कैसी करनी है, ये पुलिस को उसका ज्ञान है, पुलिस उसके लिए ट्रेन है। तो हर आदमी उस लड़ाई लड़ने के लिए उसको अधिकार नहीं दिए जा सकते। तो सीमित अधिकार, एसपीओस को सीमित अधिकार थे जो ग्रेजुअली और कम कर दिए गए, और उसका प्रारूप भी बदल दिया गया। तो मुझे लगता है इनिशियल एक दौर था, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें नियंत्रित हो गई। आज बस्तर में जो आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सिलगेर का आंदोलन हो या और अलग, ये सारे आंदोलन जो कैंप, सुरक्षा बल के कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उसके खिलाफ है। क्या लगता है सर कि वाकई में जहाँ सुरक्षा बल हैं वहाँ आदिवासियों के ऊपर चाहे गलतफहमी से ही हो, क्योंकि अगर जंगल में घूम रहे हैं तो कई दफ़े ऐसा होता है कि उसमें नक्सली भी रहते हैं, लेकिन कई दफ़े वो ग्रामीण भी होते हैं। तो ऐसी गलतफहमियाँ जंगलों में होती हैं क्या जवानों से? देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा अपने समय के। हमने मिनपा कैंप लगाया था, अस्थायी कैंप था। जब हमने कब लगाया था सर? ये 2013 की बात है। अच्छा। ये मिनपा जब कैंप लगाया था, हमने कुछ दिनों के लिए लगाया था कि अंदर के इलाके में जाके काम किया जाए। तो जब हमने कैंप लगाया तो गांव के लोग आए और बोला कि कृपया आप यहीं बने रहिए, इसको परमानेंट कर दीजिए, हम नक्सलियों से परेशान हैं। अच्छा।
मैं जब आईजी बस्तर था, जब हम कैंप लगा रहे थे पोलमपल्ली, उस रोड पे पहला कैंप हमने लगाया था। अच्छा। पोलमपल्ली, हाँ, पोलमपल्ली। हार्डली 15 किलोमीटर फ्रॉम, वहाँ से 15 किलोमीटर दोरनापाल से। दोरनापाल पे डेली फायरिंग होती थी, तो एसडीओपी थे, वो दौड़ कर आए कि सर एक कैंप लगाया जाए। तो हमने बहुत कोशिश की, केंद्रीय बलों की भी रिलक्टेंस थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो हमने एसपीयूज की सहायता से वो कैंप लगाया। फिर मीजो फोर्स आई, बाद में सीआरपीएफ वहाँ पर पहुँची। तो वो कैंप पोलमपल्ली हमने पहले लगाया। जब कैंप लगाया तो थोड़ा दूरी पर ही टेटरई एक गांव है, वहाँ के पंचों सरपंचों ने लिख के दिया कि कृपया यहाँ कैंप लगाइए, हम तंग आ चुके हैं। जहाँ पुलिस गई नहीं थी, वो पहाड़ी के पास का एक गांव था, उसी रोड से थोड़ा नीचे टेटरई गांव था। वो पत्र आज भी दस्तावेजों में होगा। हमने उसके बाद कैंप्स वहाँ लगते गए। फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में कई बार घटनाएं दूसरी होती हैं, लेकिन पुलिस सीधा टारगेट करे वो मर्डर के बराबर मैं मानता हूँ उसको, अगर किसी ने गलती ऐसी की है तो। हमने धर्मापेंटा एक कैंप लगाया। हमने आंध्र प्रदेश, क्योंकि इधर से एंट्री मुश्किल थी, तो आंध्र प्रदेश बॉर्डर की तरफ से हमने किस्टाराम गोलापल्ली को जोड़ने के लिए एक बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस को जब आईआर बटालियन नहीं बनी थी तो हमने वहाँ पूरा 2-2 कंपनीज का वो लगाया। क्योंकि मुझे याद है किस्टाराम में एक फायरिंग हुई थी एक बार, और हम अपने जवानों को इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे, निकाल नहीं पा रहे थे। जब हेलीकॉप्टर पे जब वहाँ 80-90 लोग थे तब भी अगर सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे थे, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन के सामने था। इस पे भी चर्चा हुई मीटिंग में कि क्या उस पुलिस थाने को हटाया जाए, लेकिन हमारी तरफ से सबने मना कर दिया कि वो एक लॉन्चिंग पैड है, थाना कभी हट नहीं सकता। तो ये टेक्टिकल भी फेलियर मानी जाती है अगर हम पीछे हट जाते हैं। तो उसका विरोध किया, हमने बोला हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे। तब मैं एडीजी नक्सल ऑपरेशन था, हमने डिसाइड किया कि हम इसको कनेक्ट करेंगे, मेरे जवान अंदर बाहर आसानी से आ सकें। अगर मैं किसी जवान को ऐसी जगह पे तैनात कर रहा हूँ जहाँ मैं उसको घायल होने पे निकाल नहीं सकता, तो मेरे को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि मैं वहाँ कैंप लगाऊँ, ऐसा मेरा मानना था। तो हमने उसको कनेक्ट किया बाकायदा, वहाँ सारी सुविधाएं ली थी। आज फिर हम, उस समय केंद्रीय सड़क मंत्री थे गडकरी जी थे, हमने बाकायदा RRP1 की बात की कि उसमें रोड नहीं सम्मिलित, उसको सम्मिलित करें, उसको अमेंडमेंट किया, सैंक्शन हुई, सड़क बन भी चुकी है। तो वो कुस्टाराम और वो चीज़ आज वेल कनेक्टेड है। वहाँ जब धर्मापेंटा हमने कैंप लगाया तो हमने STF थी हमारे पास, दूसरे जवान थे, और हमने ये जवानों को एक ब्रीफिंग की थी कि हमारा मकसद, कैंप लगाने का मकसद वहाँ जाके मुठभेड़ें करके मारना नहीं है लोगों को। अच्छा। ये बड़ी क्लियर बताया था। इसको एक विकास केंद्र के रूप में इसको विकसित करेंगे हम, लोगों को बताएंगे कि आपके हेल्प के लिए हम आए हैं, मारना पर्पस नहीं है। ट्रस्ट जीतना चाहते थे हम वहाँ के लोगों का। हमने जब कैंप लगाया, ये हमेशा से रहता है कि 2-3 दिन फायरिंग बिल्कुल होती है, लगातार 2-3 फायरिंग हुई, थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुआ। 3 दिन वहाँ पर हमारा बाकायदा वहाँ पर मलेरिया की परेशानी थी, तो एक APC था हमारा STF का जो इलाज करता था। तो गांव के कुछ लोग आए कि हमारे लोग भी बीमार हैं, इनका भी इलाज कर दीजिए, उनको भी दवाई दी गई, उनका इलाज किया गया। हमने जब वहाँ पर बोर पानी का खोदा तो लोग आए हमारे पास कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ भी खोद दीजिए। मैंने बोला, उनसे पूछा गया, मैंने कहा बिल्कुल हम 3 वहाँ भी खोल देते हैं। उसके बाद एक और गाँव था वेलकानगुड़ा, वहाँ पर भी हमने, वहाँ के लोग भी आए, हमने वहाँ भी वो खोद दिया, पानी खोदा। देखा ठंड में कुछ कंबल हमारे पास थे, कुछ हमारा सिविक प्रोग्राम था, हमने कुछ कंबल वंबल लोगों को दिए। तो 3-4 दिन के अंदर ये काम हुआ, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि पानी की आवश्यकता डे 1 को पड़ती है। कोई बीमार होता तो वो इलाज के लोग हमारे साथ थे। गाँव वालों ने, नक्सलियों ने मीटिंग की कि हम इस कैंप पे फायरिंग नहीं करेंगे। अच्छा। वो फायरिंग रोक दी। वहाँ पर जो नाटेना सरकार, जनता सरकार का जो उपाध्यक्ष था, वो वहीं का रहने वाला था, वो थाने के पास आ गया, बोले हम आपके साथ हैं। ये कब की बात है सर? ये जब कैंप लगाया हमने, ये बदलाव हमने आंखों के सामने देखा। SP कलेक्टर का वो दोनों स्पॉट वहाँ पर पहुँचे, लोगों ने बोला हमारी सड़क बना दीजिए, हमने सड़क सैंक्शन है, स्कूल की मरम्मत कर दीजिए, वो हुआ। PDS की शॉप, मैं चीफ सेक्रेटरी विवेक डांड साहब थे, उनके पास गया कि लोगों का यहाँ से 30-40 किलोमीटर में डिस्टेंस, थोड़ा भूल रहा हूँ, मरईगुड़ा में उनकी PDS शॉप थी। मैंने बोला इसको शिफ्ट करना, बोला बिल्कुल करेंगे। तत्काल ऑर्डर हुआ, वो मरईगुड़ा की शॉप वापिस हम धर्मपेंटा में लाए। तो जब लोगों को इतनी सुविधा मिलने लगी तो नक्सली बौखलाए। हमने वहाँ फायरिंग बाकायदा अपना हेलीपैड बनाया, तो लोगों, फिर नक्सलियों ने गांव वालों को थोड़ा सा धमकाया कि यहाँ पर हाथ नहीं लगने देंगे, ये न करिए। बात की समस्याएं जो हैंडल हुई। पर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि पुलिस कैंप का मतलब केवल मुठभेड़ें मारना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमने इसको अध्यय बनाया, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, हमने लोगों को बताया, इसको इम्प्लीमेंट किया, एक ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें हम सक्सेसफुल। और मैंने एक अच्छा आर्टिकल उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, इट हैपेंड इन धर्मा पेंटा, दैट वाज द टाइटल ऑफ माय आर्टिकल। तो इस प्रकार से सुरक्षा बल काम करते रहे। सर, आपने कहा कि कैंप का लगना मुठभेड़ करना नहीं है कैंप लगाने का मतलब, तो फिर अभी बस्तर में इतने कैंप और लगाए जा रहे हैं, वजह क्या है कि ग्रामीण अभी भी नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ कैंप मैं देख रहा हूँ, अभी भी आप देख लीजिए कई ऐसे कैंप हैं जहाँ अटैक हो रहे हैं। जिस मिनपा की बात आपने कही, बहुत इत्तेफाकन बताऊँ कि बीते दिनों मैं मिनपा में रुका हुआ था रात में, और उस कैंप में अटैक हो गया था जब मैं मिनपा गाँव में ही रुका हुआ था रात में। और जबकि गाँव वालों का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि मैं गाँव में ही था, और गांव वालों ने कहा भी ये बात कि सर आप तो देख रहे हैं कि नक्सली कहाँ से आए, हम भी नहीं देखे, और उन्होंने अटैक किया है। लेकिन गांव वाले कनेक्ट होने के बावजूद भी कैंप में अटैक हो रहा है। कई दफ़े ऐसा होता है कि गांव से भी कई लोग उनके समर्थन में रहते हैं। तो कैंप लगने के बावजूद हम विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ग्रामीणों का? देखिए, आपका पहले प्रश्न का मैं उत्तर पूरा नहीं दे पाया था, क्योंकि आपने सिलगेर उसमें जोड़ा था, जिसको मैं आंसर नहीं किया था। मैं वहीं से बात स्टार्ट करता हूँ। कैंप का विरोध होना, दंतेवाड़ा में एक कैंप लगा था, पोटाली या समथिंग, काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन कैंप लगा। पीडीएस शॉप, आंगनवाड़ी, मेडिकल सेंटर सब हुआ, लोग प्रसन्न हैं। सिलगेर में विरोध हुआ, विरोध लगातार चला, एक फायरिंग हुई, कुछ मारे गए थे लोग, उसको लेकर माओवादियों को एक मौका मिला प्रशासन के खिलाफ होने का, शासन के खिलाफ होने का। अब थोड़ा सा, आप उस इलाके के रहने वाले हैं, अब थोड़ा सा और टटोलिए कि क्या ये विरोध नक्सली करते हैं या गांववासी करते हैं। मैं आई एम अ फर्म ओपिनियन कि ये जो विरोध है ये माओवादी करते, गांववासी नहीं करते। क्योंकि तकलीफ किसको है? गांव वालों को नहीं है, ये माओवादियों को है कि अगर प्रशासन, शासन की स्कीम्स और पुलिस अंदर तक पहुंच जाएगी तो उनका जो कारोबार है वो खत्म हो जाएगा, उनका कारोबार वो खत्म हो जाएगा। तो ये विरोध निश्चित ही उन्हीं का है। तो इसीलिए कोई भी कैंप जब लगता है तो ये जो प्रोटेस्ट है, मैं बिल्कुल मैंने इसीलिए आपको टेटराई का उदाहरण पहले इसीलिए दिया था कि जब मिनपा गए थे, मिनपा के लोग आए थे, टेटराई के जहाँ पर कैंप नहीं था वो लोग आए थे कि कैंप यहाँ पर लगाइए। और जब हमने धर्मा पेंटा में कैंप लगाया तो लोगों ने बोला कि हम पुलिस पे फायरिंग नहीं करेंगे। तो ये विश्वास की एक पहली कड़ी होती है। एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि मैं पूरे इलाके को, जो हमारा प्रभावित इलाका, चाहे बस्तर का हो, ऊपर राजनांदगांव जहाँ नया एमएमसी जोन बना है वो इलाका हो, मैं हमेशा से उसको तीन क्षेत्रों में, कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक वो मोबाइल वॉर के क्षेत्र जहाँ हमारी उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे हमको कैंप लगाना पहले, और वो पहला स्टेप पुलिस प्रशासन को लेना है। उसके बिना वहाँ पर बाकी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, लागू नहीं हो सकती हैं। तो हमको पहले जाना है। तो जाने से निश्चित है विरोध होगा, फायरिंग भी होगी, मुठभेड़ भी होगी। जब सामने से हमला किया जाएगा तो पुलिस जवाब भी देगी। ट्रस्ट सेकंड लेवल पे कायम होगा कि लोगों को जब पता लगेगा कि माओवादियों से लड़ाई है, बाकियों के लिए सुविधा है, ये पैरेलल हमको काम करना है। इसलिए आपने देखा होगा सिलगेर में और क्या नाम है उस कैंप का, टेट्रम, टी से ना, टेकलगुड़ा, नो तेकुलगुड़ा तो घटना हुई थी, सिलगेर के आसपास जो कैंप है तर्रेम, तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं पहुँचा रहे हैं। तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? हाँ, राशन की दुकान खुल गई। यस। तो शासन प्रशासन मैसेज यही देना चाहता है, चाहे कैंप लगाएंगे, अंदर इलाके में जाएंगे, चाहे मुठभेड़ भी होंगी, अटैक भी होगा पुलिस पे, तो अगर चाहे गांव वाले उनका साथ भी दे दें, आपको समझना होगा वो एक फियर में काम करते हैं, एक फियर में काम करते हैं। तो क्या है, जब वो फियर हट जाता है तो वो ट्रस्ट काम होता है। तो एक समय लगता है वो जो फियर का वातावरण है वो दूर करने में। तो एक इलाका वो मोबाइल वॉर का, जहाँ हमारी उपस्थिति नहीं है, जहाँ हमको पहुँच कर ये काम करना है, जो सबसे मुश्किल काम है। नंबर 2 पे गुरिल्ला क्षेत्र है, जहाँ हमारी उपस्थिति है, मुठभेड़ें भी होती हैं। वो दूसरा है जहाँ पर पैरेलली शासन के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मेरा सेंटर है, वहाँ पर दूसरे कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं। तीसरा इलाका मैं वो मानता हूँ जो प्रोबेबल, जहाँ पर आज नहीं तो कल नक्सली आ सकते हैं, जहाँ मुझे पहले तैयारी करनी है कि मैं ग्रीवांसिस का कोई सेक्टर छोड़ूं नहीं। शिकायतें जो थी
या जो बेसिक डिमांड्स हैं, जो बेसिक अमेनिटीज़ लोगों को जीने के लिए चाहिए, वही पानी, घर, जो भी चीज़ है, वो सुविधाएं अगर नहीं है तो मैं उनको प्रदाय करूं ताकि नक्सलियों को उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका ना मिले। तो ये 3 क्षेत्र हैं, एक मोबाइल वॉर का क्षेत्र है, गुरिल्ला क्षेत्र है, और तीसरा जो पोटेंशियल है बाद में बनने का। तो अलग अलग टैकल करने के मैं कहता हूँ मेथड्स या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए पुलिस को उनको टैकल करने की। लेकिन यस, अंततः कोशिश यही होनी चाहिए, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, लगातार सुधार होती है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से होती है, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉर है, ये सारा इसमें वन है और बाकायदा हिली एरिया है, तो इसमें वो अटैक करना बहुत आसान है, इसमें डिफेंड करना मुश्किल होता है, जो फंस जाता है उसको निकलना बिना नुकसान के मुश्किल हो जाता है। तो टैक्टिक्स हमारी सुधरती रहे ताकि हमारा नुकसान ना हो और माओवादियों का जो नुकसान होना है, उसके अलावा गांव वाले जो है वो क्रॉस फायर में उनकी डेथ ना हो, उनके जो अधिकार हैं या जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनको नुकसान ना हो। ये मुझे लगता है ट्रेनिंग में हमारा जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, इसकी तरफ रहना। सर, एक सवाल मैंने पूछा था, शायद आप के दिमाग से उतर गया, कि जंगल में जो गलतफहमी हो जाती है, क्या होती है गलतफहमी जवानों से ऐसी? देखिए, गलतफहमी का ये हो गया कि जब फायर होता है, कई बार फायर का अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि फायर इस सामने से आया, इस एंगल से आया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो कोई ग्रुप है, वो अटैक किया, फायर उस ग्रुप से हुआ है या कहाँ से हुआ है। कई बार ऐसी मुठभेड़ में ऑन द स्पॉट ऐसी गलतफहमी हो जाती है। लेकिन आप देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब ज़्यादातर मुझे लगता है कि पुलिस पे अटैक पहले होता है। जब फायर आता है उसके बाद ही पुलिस फायर खोलती है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि पुलिस डायरेक्ट अटैक नहीं करती है जब तक उसकी अपनी जान का खतरे में ना हो। लेकिन यस, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉर है, छिपके वार है, वैसे भी विजिबिलिटी वहाँ लिमिटेड है और माओवादियों के इतने गुट हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो KMS है, DKMS है, चाहे उनका CNM है, इतने हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी थोड़ा सा माओवादियों की गुटों के साथ होने से कई बार डिफ्रेंशिएट करने में और आभास लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसका शिकार पुलिस भी होती है। सर, अभी बुरकापाल में जो एक घटना हुई बड़ी, और उसके बाद वहाँ से लगभग 120-25 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया और 5 साल के बाद उन्हें बाइज्जत रिहा भी कर दिया गया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक बड़ा विस्तृत लेख लिखा था। अच्छा। हिंदू पेपर में पब्लिश हुआ था। मैंने उसको एनालाइज़ किया था। मैंने 2 तरह से एनालाइज़ किया था। जब घटना हुई थी, शायद 25 लोग मारे गए थे उस समय, तो मैं नहीं था उस समय, लेकिन मैंने उसको नज़दीकी से उसको एनालाइज़ करने की कोशिश की। मैंने वो निर्णय कोर्ट का पढ़ा था। मुझे उस कोर्ट के निर्णय पे भी आपत्ति थी कि जो ठीक से एनालाइज नहीं की गई चीज़ों को एनालाइज नहीं किया गया। दूसरा मेरा इसमें जो क्रिटिसिज्म था वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अगर माओवादी गुट का कोई सदस्य है और वो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर, उसको सज़ा हो सकती है, तो वो सदस्य है वो सिद्ध भी करना चाहिए हमको कि वो सदस्य था। केवल लिख देने से अटैक हुआ और वो धारा लगाने से बात नहीं बनती। माओवादी जब मेंबरशिप देते हैं तो उनका एक प्रोसीजर है, कितने माह उनको काम करना है, साथ में 6 महीने से लेकर 2 साल तक तो वो बाकायदा साथ रखते हैं, तब उसके बाद वो मेंबरशिप देते हैं जी। तो मेंबरशिप कैसे दी जाती है माओवादियों में, तो वो उसका भी एक्सप्लेन उसमें करना चाहिए। फिर जो एक्सप्लोसिव है उनकी जांच है, वेपनरी है उनकी जांच, तो उसमें कई लेकुनस जो थे वो इन्वेस्टिगेशन में थे और कुछ लेकुनस मैंने देखा जजमेंट में थे। तो उसको मैं देखता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन ना, क्योंकि घटना हुई थी, माओवादियों ने अटैक किया था, ये बिल्कुल सही है। हाँ, और आपने खुद बोला कि कई बार गांव वाले भी साथ रहते हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं कोई मिलिशिया होता है या कोई, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ वो साथ होते हैं। मैंने ये नहीं कहा गांव वाले साथ में रहते हैं, शायद मिलिशिया, हाँ, चाहे वो मिलिशिया थे या दूसरे उनके गुट के जो सदस्य रहते हैं वो साथ रहते हैं। तो लेकिन यस, जिस व्यक्ति को हम आरोपित कर रहे हैं उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हो, ये देखना पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन में। उन इलाकों में इन्वेस्टिगेशन भी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि लोग सामने नहीं आते हैं तो वो होस्टाइल हो जाते हैं। इसीलिए जो साइंटिफिक एविडेंस है उस पर थोड़ा सा फोकस, चाहे वो ऑडियो विजुअल वीडियो लेके उनको नोट करें, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बावजूद भी लोग होस्टाइल हो जाते हैं, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स भी रहती हैं, तो थोड़ा पेचीदा इन्वेस्टिगेशन टफ भी होता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहना चाहिए कि एविडेंस पर्याप्त हो, एविडेंस की कमी के कारण कम से कम लोग नहीं छूटें।
सर, जो जवान जो ग्राउंड पे हैं, आपने तो बस्तर आईजी रहते हो, काफ़ी ज़मीनी स्तर पे देखा है, वहाँ से आप शीर्ष स्तर तक पहुँचे हैं। जो ग्राउंड पे जो जवान हैं, उनकी स्थिति कैसे देखते हैं? मतलब मैं देखता हूँ कई बार जैसे जो आपके सीएफ के जवान हैं, उनके कैंप की स्थिति देखता हूँ, तो उनकी फैसिलिटीज़ की स्थिति देखता हूँ। कई जवान आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी स्थिति में क्या सुधार होना चाहिए? मतलब उस पे मैं देखता हूँ कोई बात नहीं करता बहुत ज़्यादा। देखिए, हमने जवानों की स्थिति बेहतर करने के लिए काफ़ी कदम उठाए सरकार ने। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की राशि काफ़ी बढ़ी। पहले राशि बहुत कम होती थी, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि पीडब्ल्यूडी अंदर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाती थी, आरईएस थी वो काम नहीं कर पाती थी। तो हमने शासन से रिक्वेस्ट किया कि आप डीजी की जो शक्तियाँ हैं कंस्ट्रक्शन की, उनको बढ़ाओ। तो चीफ इंजीनियर के पास शक्तियाँ हैं, तो आप डीजी को शक्ति दे सकते हैं ताकि वो अपने थाना बैरक का कंस्ट्रक्शन कर सके। तो शासन ने हमारा प्रस्ताव माना और वो शक्तियाँ डीजी की बढ़ाई गई, आईजी की शक्तियाँ बढ़ाई गई। तो कोई भी थाना चौकी बैरक जो है वो डीजी सैंक्शन करने के लिए अब सक्षम है। तो राशि ना केवल कॉर्पस, ना केवल टोटल राशि थी, वो शासन ने बढ़ाई, पावर्स भी बढ़ाई। तो अभी चाहे वो वॉच टावर लगाने हो, चाहे कंसर्टीना वायर हो, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, वो सब चीज़ें सैंक्शन की जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ, ये नंबर 1 हुआ। उसके बाद पहले अलाउंस नहीं मिलते थे जवानों को अंदर लड़ने के लिए। उसके बाद नक्सल अलाउंस हुआ। अलाउंस उसकी जो थी बाकायदा उसका प्रतिशत भी बढ़ा, अब तो 50% तक है। अब एसटीएफ को जबकि ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन एसटीएफ और उनके जवानों का अंदरूनी इलाके में कई कई जगहों पर एक समान भी है। तो 50% तक नक्सल अलाउंस मिलना। तो इसके अलावा और कुछ राशन अलाउंस रहता है, वो अलाउंस भी उनको मिलता है। तो काफ़ी अंतर हुआ है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई शहीद होता है तो उनकी सुविधाएं परिवार को देने के लिए काफ़ी सुधार हुआ है। काफ़ी अमाउंट उसका, चाहे एक्स ग्रेशिया, चाहे इंश्योरेंस का अमाउंट हो, और चाहे पुलिस जवानों का भी, हमारा जवान से लेकर डीजी तक का भी वेतन का कुछ हिस्सा कट के हम उनको वो एक मनी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन जो प्लान है, उसके तहत भी उन्होंने एक्स ग्रेशिया वगैरह बढ़ाया है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं समय के साथ इम्प्रूव हुई हैं। डीआरजी के जवानों की लेकिन सर स्थिति ठीक नहीं, मतलब मैं देखता हूँ कि उनकी सैलरी भी काफ़ी कम है। कई कैंप में मैंने देखा, मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को मिलने वाली फैसिलिटीज़, तो मतलब जो जवान हैं जो सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उसी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वहीं मैं देखता हूँ सीआरपीएफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और जवानों के लिए होनी भी चाहिए उतनी अच्छी स्थिति, लेकिन डीआरजी के जवानों के लिए वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है और उनकी सैलरी काफ़ी कम है। मैंने बात किया 17-17 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलता है। कई बार मैंने देखा है कि डीआरजी के जवान सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, आगे चलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए सरकार नहीं सोच रही उस तरह? नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, एक तो सबकी जो भर्ती होने की पद्धति है वो अलग अलग है जी। कुछ स्टेट फोर्सेज हैं, कुछ सेंटर फोर्सेज हैं। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सेंटर फोर्सेज है, तो उनके वेतन थोड़े से बेहतर रहते हैं। राज्य शासन में जो अपनी रेगुलर पुलिस है उनका डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू असिस्टेंट कांस्टेबल में बोलूँगा। आप थोड़ा डीआरजी का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। डीआरजी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि केवल एसपीओज या वो सहायक आरक्षक, नहीं। डीआरजी बाकायदा सिपाही से लेकर डीएसपी तक के स्वीकृत पद हैं। हाँ, पद हैं। वो स्वीकृत, तो वो सारे उसके अंदर असिस्टेंट कांस्टेबल नहीं है, बहुत कम संख्या में हो गए हैं और धीरे धीरे ये नंबर कम होता जा रहा है। तो वो आरक्षक हैं, या हो सकता है सहायक आरक्षक से बने हुए, प्रमोट हुए में आरक्षक हों। तो एक बार आप आरक्षक बन गए तो वो सारी सुविधाएं एक जैसी हैं। लेकिन सहायक आरक्षक जो है वो आप देखिए, वो पहले एसपीओ थे, उनको प्रशिक्षण दे के जो और शर्तें थी वो पूरी करके उसको बनाया गया है। लेकिन वो ओपन भर्ती से नहीं आए हैं, है ना। हाँ, वो जो युवा लोग थे उनमें एक फैसिलिटी दी गई थी। वो उनकी तनख्वाह 3,000 से स्टार्ट हुई। पहले उनको जो मिला करता था, ऑनरेरियम थे, वो 3,000 मिलता था, 45 से हुआ, उस वो बढ़ते वो शायद 18 नहीं, अब तो 25,000 से ज़्यादा मिलता है। तो वेतन उनका बढ़ा है। उनका नक्सल अलाउंस जवानों के एक समान है। अच्छा। उनकी किट भी हमने निर्धारित की थी। निश्चित है जितने आइटम दूसरे जवानों को मिलते हैं उतने नहीं, लेकिन जो शूज़, वर्दी, जो चीज़ आवश्यक होती है वो उनको किट भी दी जाती है। तो बहुत कम है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन यस, हमारा प्रयास ये रहा है कि जो सक्षम है, जो अच्छे हैं उनमें से, वो रेगुलर पुलिस में आ जाएं और वो धीरे धीरे सहायक आरक्षक के पद कम होते जाएं। लेकिन डीआरजी एक स्वीकृत बल है आरक्षक से लेकर डीएसपी तक, वो केवल सहायक आरक्षक और उनका बल नहीं है। सर, आपसे कई सवाल हैं, बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ आखिरी 2 सवाल पूछूंगा मैं आपसे।
एक सवाल तो आपका पुराने सवाल से जुड़कर कि आपने कहा कि जब सलवा जुड़ूम, फिर से उस पर आ रहा हूँ, हुआ तो नक्सलियों की भर्ती बढ़ी, उनको मौका मिला। तो इसको ऐसा कहा जा सकता है क्या कि जो सलवा जुड़ूम था ये नक्सलवाद का जो आग था उस पर घी डालने का काम किया, उससे और भड़क गया नक्सलवाद? देखिए अब ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप उसको उस तरफ से देखते हैं। अब एक आंदोलन, मैंने बोला कि एक आंदोलन हुआ, उसको उस समय कैसे टैकल किया गया, क्योंकि लोग नक्सलियों के खिलाफ उठे थे उस समय। थोड़ा पुलिस का रोल था उसके अंदर कि उनको लगा था कि पुलिस ने भी प्रताड़ित किया, हम यहाँ से भी दुखी हैं, हम वहाँ से भी परेशान हैं, तो विरोध ही करें हम इसका। तो विरोध एक्चुअल में गांव वालों ने नक्सलियों का स्टार्ट किया था, और वो क्योंकि नक्सलियों की ये बात नागवारा गुजरी और वो उनके लिए नेचुरली उनके अस्तित्व की बात थी, तो अटैक हुए, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान भी उठाना पड़ा। तो मैं आग में घी डालने वाली बात तब होती है जब आदमी जानबूझ के करता है कि आग जल रही है और मैं घी डाल रहा हूँ, यू नो। तो इट वाज नॉट एन इंटेंशनल, स्पॉन्टेनियस एक वो एक्सरसाइज थी वो। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, मैंने बोला ये बाद में क्रिटिसिज्म करना, उसको एनालाइज करना आसान है, लेकिन येस अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक मौका मिल गया डेफिनेटली कि आप उधर बच जाइए, इधर आइए, तो उनकी भर्ती बढ़ी। लेकिन वो मैंने जैसे बताया 2006, 7, 5, 6, 7 तभी बढ़ी, 10 तक लगभग उसके बाद नियंत्रित होती। उसमें आपने देखा होगा कि पिछली जितनी भी अभी लास्ट ईयर का मुझे आइडिया नहीं है कि शायद सुना है कोविड के दौरान थोड़ी भर्ती इनकी बढ़ी है। हाँ, बढ़ी। लेकिन लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी जितनी भी सेंट्रल कमेटी की बैठकें हुई हैं उन्होंने सब में माना है कि उनकी भर्ती जो है लगभग केवल दक्षिण डिवीज़न को छोड़ के बाकी में भर्ती ना के बराबर। तो नियंत्रण हुआ है, फॉर्मेशंस के साइज़ उनके छोटे हुए। सर ये था कि आप जैसे पुलिस के जवान हैं, बस्तर में काम कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि सड़कें बनेंगी तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब विकास के कार्य पहुंचाए जाएं। मेरे मन में ख्याल आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस के सिपाही को अगर छोड़ दें तो कोई चाहता नहीं कि नक्सलवाद ख़त्म हो, क्योंकि पुलिस का सिपाही सीधे मरता है डायरेक्ट। उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट है, मैं देखता हूँ कि जवानों को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस्तर में सिर्फ बस्तर है जहाँ सड़कें रेती गिट्टी मुरुम से नहीं बनती, जवानों का खून भी लगता है इसमें, और वो पहली बार इसमें बह जाता है। जिस मिनपा की आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वहाँ पे लास्ट टाइम जो रात बिताया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे अब तक 17 चेक काट दिए गए हैं हैंडपम्प के नाम पे, लेकिन अभी भी वहाँ लोग झरिया का पानी पी रहे हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि नक्सलवाद की आड़ में भ्रष्टाचार बहुत जमकर होता है और सिर्फ पुलिस ही चाह रही है कि ये नक्सलवाद खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी तो सीधे जान जा रही है, अब बाकी को तो कमीशन खोरी में बहुत पैसा मिल रहा है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि स्टेट लेवल पे एक यूनिफाइड कमांड गठित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये लड़ाई केवल पुलिस प्रशासन सुरक्षा बलों की नहीं है, ये शासन की लड़ाई है। ये बस्तर के लोगों की लड़ाई है, ये वहाँ शांति स्थापित करने की लड़ाई है। तो ये समन्वय बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जब बताया कि जब हम कैंप लगाया तो कैसे पीडीएस को शिफ्ट करें, तो सीधी बात हुई और पीडीएस शिफ्ट किया गया। स्कूल थे, स्कूलों पे कार्रवाई करना या सड़क बनाना। तो ये इमरजेंसी जो सिचुएशन है, जो चैलेंज है, वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट की है। तो जहाँ जहाँ समन्वय कम होता है वहाँ ये ट्रस्ट स्थापित करने में फिर देरी लगती है। तो ये बात, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो चैलेंज के रूप में केवल पुलिस को नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी एज ए चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। अभी इतने सालों बाद वहाँ बैंक की ब्रांचेस खुली हैं, पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, तो इन कामों में और स्पीड अप होना चाहिए। सड़क बनाना, ये पीडब्ल्यूडी सोचेगी कि 95% हमने बाकी इलाकों बना दी, 5% बचे हैं, लेकिन वो नक्सल के लिए वो 90% है। तो वो प्रायोरिटी वहाँ पर दिखनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। तो ये समन्वय जो है इस पर फोकस और होना चाहिए मुझे लगता है। और यस, ये लड़ाई सभी को लड़नी चाहिए, तभी ये जल्दी जीती जाए। हाँ, सिर्फ पुलिस का नहीं, केवल पुलिस। लगता है सर कि बंदूक से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी आप देखेंगे तो वो अब ये माओ की थ्योरी नहीं है कि जो पावर है वो वहीं से फ्लो करता है। तो देखिए, जितना पुलिस का काम, पुलिस उतना ही काम करेगी, बाकी लोगों को अपना काम करना है। इसलिए कोई भी पॉलिसी है वो डायरेक्ट एक्शन डेवलपमेंट की होती है। तो विकास करना इसलिए नहीं कि माओवादी हैं उनको ख़त्म करना, विकास तो उनका अधिकार है। अगर पानी है, मिनिमम चीज़ें वहाँ पहुँचनी हैं, ये तो वैसे भी अधिकार है, चाहे माओवाद हो या ना हो। ये काम करना हमारी वैसे भी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए ये बराबर चलने हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि दो मुखी
जो योजना है कि पुलिस एक्शन इसलिए चलेगा कि हथियार उठाए हैं लोगों ने, वो बैंड संस्था है, वो अटैक कर रही है, वो विस्फोटक का उपयोग कर रही है, तो वो कार्रवाई लीगल उनके खिलाफ होनी है। लेकिन लोगों को वो जिन चीज़ों को जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं नक्सली, वो वैसी भी जिम्मेवारी है शासन प्रशासन की कि उसको दूर करें, तो विकास पैरेलल होना है, तो दोनों तरफ से काम करना होगा। बहुत धन्यवाद सर। असल में मेरे अंदर इतने सवाल भरे हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि ये भी पूछ लूँ, वो भी पूछ लूँ, ये भी जान लूँ, वो भी समझ लूँ आपसे, क्योंकि ज्ञान का पिटारा हैं आप। और बस्तर से मैं तो पैदा बस्तर में हुआ हूँ, और बस्तर टॉकीज़ तो हम काम ही बस्तर के लिए करते हैं। कई सवाल हैं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल हैं, आप हमें एक बार फिर कभी समय देंगे, अपना कीमती समय, जिसमें कि और बहुत सारे सवाल लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। और हमारे दर्शक, मुझे पता है अभी जब देखेंगे तो उनके तमाम सवाल आएंगे कि सर ये भी पूछना था सर से, क्योंकि आप बस्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक आपने काम किया है, पुलिसिंग में काम किया है, और बहुत आप लिखने पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है, चारों तरफ किताबें मैं आपको दिखाता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका सोच काफ़ी खूबसूरत है। जैसे कि हम लोग, मैं बता देता हूँ कि जो सर जो हैं टाटपट्टी में बैठकर पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और डीजी के पद तक पहुँचे हैं। तो सर ये आपसे एक वादा लेना चाहूँगा कि आप फिर से एक बार समय देंगे। बस आपका हमेशा स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आपके जितने प्रश्न हैं उनका ईमानदारी से उत्तर दूँ। आप इकट्ठा करिए और फिर मिलेंगे। तो ये आर.के. विज साहब हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी से सवाल पूछकर जवाब निकलवाना इनका काम है। इनसे बहुत सारे सवालों का जवाब आप अपने स्तर पर नहीं पा सकते, आप कुछ भी कर लें। हालांकि बहुत सारे सवाल पे मैंने कोशिश किया कि सर से मैं अपने मन का कुछ निकलवा लूँ, कुछ ऐसा बुलवा लूँ कि जो चीज़ मुझे और ज़्यादा आश्चर्यचकित करे। जानकारी के खजाना है, पिटारा है। वादा अच्छा है कि दोबारा फिर से समय मिलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत जानकारी वाली बातचीत, ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। और अगर आपको लगे कि ये खास जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।